आज जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है वो तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ही, और वो एक नायाब इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा आपको एक ऐसी घटना के बारे में भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। ये जो घटना है वो कोई जघन्य अपराध की घटना नहीं है, लेकिन एक ऐसी घटना है जिसने पारिवारिक रिश्तों और जो बॉन्डिंग होती है फैमिली मेंबर्स के बीच में, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। क्या है वो घटना? इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी के बाद मैं उस घटना का जिक्र करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप उस घटना के बारे में सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है उसकी। ये मामला राजधानी दिल्ली का है और तारीख है 15 दिसंबर की। तो दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक ऐतिहासिक पार्क है, हिस्टोरिकल एरिया है, उसका नाम है अजमल खां पार्क। इस अजमल खां पार्क में लोग बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, तफरी करते हैं। तो एक रिक्रिएशन की अच्छी जगह है ये। शाम का वक्त था 15 दिसंबर को, और आजकल आपको पता ही है कि मोबाइल पर रील का बड़ा चलन है, खासकर नौजवान लड़के लड़कियां बहुत रील्स बनाते हैं। तो दो लड़के इस पार्क में खड़े होकर कुछ रील शूट कर रहे थे। बहुत सारे लोग वहाँ आसपास घूम फिर रहे थे, कुछ लोग कहीं बैठकर बातें कर रहे थे। अंधेरा अंधेरा घिर रहा था, और इसी अंधेरे के बीच में दो तीन लड़के एक जगह झाड़ियों के पास में बैठे हुए थे। इन दो तीन लड़कों ने इन दो लड़कों को जो रील बना रहे थे उनको देखा, और रील बनाने वाले लड़कों को रोककर उनसे माचिस उन्होंने मांगा। शायद कुछ सिगरेट वगैरह पीना चाहते होंगे। तो जो लड़के रील बना रहे थे उन्होंने कहा कि उनके पास माचिस नहीं है, और शायद थोड़ी तल्खी से ये जवाब उन्होंने दिया। हो सकता है कि रील के लिए कोई लाइंस, कोई वर्ड्स वो बोल रहे होंगे और उन तीनों ने बीच में इंटरफेयर कर दिया होगा। तो हो सकता है कि तल्खी से इन्होंने जवाब दिया कि माचिस नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। इतना सुनना था कि जो तीन लड़के झाड़ियों की ओट में बैठे हुए थे वो असल में वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। तो उन लड़कों को गुस्सा आ गया। अब उन लड़कों ने इन दो लड़कों को जो रील बना रहे थे इनको टीज करना, बुली करना शुरू कर दिया, और लगातार इनको इंस्टिगेट कर रहे थे और इनको छेड़ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। धीरे धीरे बात गर्म होने लगी। शाम लगातार गहराती जा रही थी और लोगों की भीड़ धीरे धीरे पार्क से कम भी हो रही थी। लेकिन ये दोनों लड़के जो रील शूट करने आए थे वो अब उन तीन लड़कों से जो झाड़ियों के पास बैठकर शराब पी रहे थे उनसे उलझ चुके थे। धीरे धीरे बात काफ़ी बिगड़ गई। कहा सुनी के बाद ये मामला मारपीट में कन्वर्ट हो गया, और जो तीन लड़के बैठकर वहाँ शराब पी रहे थे असल में वो बियर पी रहे थे। उनके पास बियर की बोतल थी। उनमें से एक लड़के ने एक बियर की खाली बोतल पकड़ी और उससे उस लड़के के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया, जो लड़का मोबाइल फ़ोन के सामने रील बना रहा था, खुद को शूट कर रहा था। अब ऐसा भयानक हमला जिसमें कांच के बोतल से किसी के सिर पर वार किया जाए, आप समझ सकते हैं कि वो कितना फेटल, कितना डेडली हो सकता है। जैसे ही वो बोतल फूट कर उसके सिर में लगा, उसका स्कल जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया और खून की धार बहने लगी। अटैक बहुत खतरनाक था। जो तीनों लड़के जिन्होंने मिलकर ये हमला किया था वो तीनों वहाँ से मौके से फरार हो गए, भाग गए। और ये जो दो लड़के थे उसमें एक लड़का तो वहीं पर, जिसके सिर पर यह हमला हुआ था, वो तकरीबन अर्ध बेहोशी की हालत में वहीं नीचे गिर गया। उसका जो दूसरा साथी था जो मोबाइल फ़ोन लेकर शूट कर रहा था, उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि अंधेरा घिर रहा था, तो कुछ एक लोग जो वहाँ मिले, काफ़ी शोर शराबा करने के बाद उनकी मदद से उस लड़के ने अपने दोस्त को उठाया और पास के हॉस्पिटल में लेकर गया। राहत की बात ये रही, अच्छी बात ये रही कि उस लड़के की जान बच गई। लेकिन डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद ये लड़का आज जिंदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी थी बोतल के वार से, और काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। लेकिन वक्त पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से और एक दोस्त के इनिशिएटिव की वजह से दूसरे दोस्त की जान बच गई। ये एक राहत की और खुशी की बात थी। अब चूंकि मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का था, एक खतरनाक जुर्म का था, तो इस सिलसिले में हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिको लीगल केस के तौर पर इस मामले को बही खातों में दर्ज किया गया और पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर किया। और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले विक्टिम लड़का और उसके साथी से ही पुलिस ने पूछताछ की।
दोनों लड़कों ने ये कहा कि वो उन हमलावर लड़कों को नहीं पहचानते हैं क्योंकि वो रैंडमली वहाँ शराब पीते हुए दिख गए थे और माचिस को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तो पुलिस ने कहा कि क्या देखकर पहचान पाओगे? तो उन्होंने कहा कि शायद देखकर भी ना पहचान पाए क्योंकि अंधेरा काफ़ी था और ठीक से चेहरा भी हमें याद नहीं है। अब पुलिस के लिए ये बात परेशान करने वाली थी। पुलिस भी सोच में पड़ गई कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कैसे हो। पुलिस अब मौका वारदात पर पहुंची और पुलिस ने सोचा कि मौके पर ही पहुंचकर कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जानी चाहिए। कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां मौके पर कुछ खून के धब्बे, छींटे और वो टूटी हुई बियर की बोतल पड़ी थी। इसके अलावा वहाँ और कोई भी चीज़ नहीं थी। और जैसा कि आप जानते हैं, पार्क एक ऐसी खुली जगह होती है जहाँ आमतौर पर सीसीटीवी कैमरे अंदर में तो पार्क के नहीं होते हैं। तो पुलिस ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो घटना का सीक्वेंस एग्जैक्टली, लड़कों ने जो बताया उसको वेरीफाई भी करना होता है, तो सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या था, लेकिन कोई उसका सीसीटीवी में कोई एविडेंस नहीं था और कोई ऐसी बिलोंगिंग्स, कोई ऐसी चीज़ भी वहाँ पर नहीं पड़ी थी जिससे अपराधियों के बारे में कुछ पता चलता। यानी कोई विजिटिंग कार्ड गिर गया हो या कोई डेबिट कार्ड गिरा हो, फ़ोन गिरा हो, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था। लेकिन हाँ, टूटी हुई बियर की बोतल ज़रूर पड़ी थी। पुलिस ने उस टूटी हुई बियर की बोतल को ही अपने इन्वेस्टिगेशन का हथियार बनाने का फैसला किया। उस बियर के बोतल का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया और मुआयना करने के बाद पुलिस की नज़र उस बोतल पर एक ऐसी चीज़ पर गई जिससे पुलिस की आंखें चमक उठी। बियर के बोतल पे जो बारकोड होता है, आमतौर पर बहुत सारे प्रोडक्ट में आजकल बारकोड होता है, आपने देखा होगा, वो बारकोड बिल्कुल इंटैक्ट था। मतलब बोतल ज़रूर फूट गई थी लेकिन वो हिस्सा ख़राब नहीं हुआ था जहाँ पर वो बारकोड प्रिंट हुआ था। तो पुलिस ने उस बारकोड की तस्वीरें ली, बियर के उस टूटे हुए बोतल के हिस्सों को भी बरामद किया और इसके बाद पुलिस ने उस बारकोड के सहारे उस दुकान का पता लगाने का फैसला किया जिस दुकान से बियर की ये बोतल खरीदी गई थी। पुलिस ने आसपास के दुकानों से कांटेक्ट किया और खुद भी उस बारकोड को स्कैन करवाया। ये सब करने के बाद पुलिस ने उस दुकान को भी आइडेंटिफाई कर लिया जिस दुकान से ये बियर की बोतल बेची गई थी। शराब की बोतलों पर, बियर के बोतलों पर जो बारकोड होता है उससे जो है उस दुकान का पता लगाया जा सकता है जिस दुकान से ये शराब की बोतल बेची गई हो। तो उसका पुलिस ने फ़ायदा उठाया और पुलिस ने जिस दुकान को आइडेंटिफाई किया वो दुकान कहीं दूर दराज का नहीं बल्कि उसी करोलबाग इलाके का ही है, एक शराब का ठेका जहाँ से इन लड़कों ने वो बियर की बोतल खरीदी थी। अब पुलिस ने ये पता किया दुकानदार से बातचीत करके कि ये बियर की बोतल कब खरीदी गई। इत्तेफाक से जिस रोज़ ये घटना हुई थी उससे कुछ समय पहले ही इन लड़कों ने बियर की बोतल खरीदी थी। यानी 15 दिसंबर की शाम को ही ये बोतल घटना से कुछ समय पहले खरीदी गई थी। यानी ये समझा जा सकता है कि 3 लड़के जो अटैकर थे उन्होंने बोतल खरीदी और बोतल खरीद कर सीधे पीने के लिए उसी अजमल खां पार्क के अंदर पहुंच गए थे। पुलिस ने दुकानदार से बात करके उस दिन के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और उसे देखना शुरू किया और पुलिस ने उन तीनों लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया जो वहाँ शराब खरीदने पहुँचे थे। अब लड़के अगर करोलबाग इलाके में शराब की दुकान में जाते हैं, वहाँ से शराब लेकर अजमल खां पार्क में जाकर बैठते हैं, तो ये माना जा सकता है कि लड़के भी आसपास के इलाके के ही होंगे। कोई बहुत दूर दराज का आदमी इस तरह से आमतौर पर नहीं करेगा कहीं दूर में जाकर। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद ली और ये जो लड़के नज़र आ रहे थे, इन लड़कों को पुलिस ने ट्रैक करना, उनके बारे में पता करना शुरू किया। तीनों की पहचान पता चल गई। इनमें एक लड़के का नाम है रिजवान, एक का नाम है कामरान और तीसरे का नाम है फरजान। तो ये रिजवान, कामरान और फरजान, इन तीनों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया पहले और इसके बाद इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और इन्होंने बताया कि किस तरह से शराब के नशे में उनका गुस्सा बेकाबू हो गया और उन्होंने रील बना रहे लड़के के सिर पर बोतल से घातक प्रहार किया था। तो इस तरह से एक ब्लाइंड अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला, ब्लाइंड इस सेंस में कि हमला हुआ तो ज़रूर लेकिन जिसके साथ वो ज्यादती हुई, दोनों जो पीड़ित लड़के थे वो दोनों पीड़ित लड़के अटैकर को जानते नहीं थे और न तो उन्हें पहचान सकते थे और कोई क्लू, कोई एविडेंस बहुत विजिबल था भी नहीं। लेकिन बियर की एक टूटी हुई बोतल और उस पर चिपका हुआ बारकोड जो है वो क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए जरिया बना और इसके लिए पुलिस की, दिल्ली पुलिस की जो बहुत ही प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन था वो एक कारगर हथियार या कारगर वजह साबित हुई। तो ये थी उस घटना की जानकारी
जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है एक नज़ीर के तौर पर सामने है। मेरे हिसाब से अगर पूरे देश की पुलिस इस तरह से छोटी चीज़ों को जोड़कर और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर कॉम्प्लिकेटेड क्राइम के केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करे तो ये देश में क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो ये कहानी यहीं तक। और जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि आज एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वो घटना कुछ यूँ है कि आप जानते हैं कि हम सारे लोग जो परिवार में रहते हैं वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी केयरफुल होते हैं। और ऐसा नहीं कि भारत में, पूरी दुनिया में पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की बड़ी हिफाजत करते हैं। और बच्चे अगर कोई बदमाशी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में डूबे हुए रहते हैं तो माँ बाप रोकते टोकते हैं। लेकिन कई बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं और माँ बाप की बातों को सुनते नहीं, तवज्जो नहीं देते। और कई बार माँ बाप का जो रवैया होता है वो तल्ख होता है, यानी वो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा भी करते हैं, बच्चों को समझाने बुझाने की जगह उन पर हाथ छोड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो है अलग अलग फैमिली में अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी 15-16 साल के लड़के को उसका पिता डांटे फटकारे और बदमाशी करने पर चपत लगा दे, थप्पड़ लगा दे और वो लड़का पुलिस के पास पहुंच जाए? ऐसा हमने विदेशों में तो सुना था कि अमेरिका में या नॉर्वे में इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमने सुना है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहां पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते और पुलिस आ जाती है, इंटरवेन करती है। लेकिन जो भारत की पारिवारिक व्यवस्था है, जो यहाँ के सामाजिक मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, वो अलग किस्म के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को बहुत बेरहम होना चाहिए और खूब पिटाई लगानी चाहिए बच्चों की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में बच्चों को मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पेरेंट, कोई पिता या माता कभी किसी बच्चे को मारे तो बच्चा पुलिस के पास पहुंच जाए, ये भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में एक ऐसी घटना हुई। 15-16 साल के एक लड़के को उसके पिता ने किसी बात पर पीट दिया। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरी तरह पीटा था, लहूलुहान कर दिया या कोई बहुत डैमेज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पीटा था। तो वो लड़का इतना खफा हुआ कि उसने पुलिस थाने में जाकर अपने पिता के खिलाफ बाकायदा तहरीर दी और कहा कि उसके पिता को गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस वालों ने जब 15-16 साल के लड़के का ये रूप और ये शिकायती लहजा देखा तो पुलिस वाले भी सक पका गए। उन्होंने लड़के को पहले समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लड़का जो है वो अपनी बात पर अडिग था, आमादा था कि उसके पिता को बुलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस के लिए नए किस्म का मामला था। पुलिस ने पिता को बुलवा भेजा और पिता को बुलवाने के बाद बाप बेटे दोनों को पुलिस तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक, आप देखिए कितना बड़ा टाइम स्पैन है, समझाती बुझाती रही। लेकिन बेटा इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो अपने पिता को जेल भिजवा कर ही दम लेगा, क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की है, हाथ उठाया है। आखिरकार पुलिस ने बेटे को फिर से समझाया, काउंसलिंग की गई दोनों की अलग अलग, और तब जाकर बेटे ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे पिता मुझसे माफ़ी मांगते हैं तो मैं उनको इस बार माफ़ करूंगा। जानते हैं हालत क्या हुई? पिता को अपने बेटे के पैरों पर गिरना पड़ा और घुटनों के बल अपने बेटे के पैरों के पास गिरकर उस पिता ने हाथ जोड़कर अपने बेटे से माफ़ी मांगी। और तब जाकर उस बेटे ने अपने पिता के खिलाफ दी गई तहरीर वापस ली और बाप बेटा दोनों घर पहुंचे। इसमें लीगल पहलू क्या है उसके बारे में अगर हमारा कोई एडवोकेट फ्रेंड है, मान लीजिए अगर आप में से कोई एडवोकेट है जो सुन रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं तो मेरे लिए भी एक ज्ञानवर्धन वाली बात होगी और बाकी हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा। क्योंकि आमतौर पर जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका कस्टोडियन तो उनके पेरेंट्स होते हैं, और अगर किसी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है और बच्चा अगर जाकर पुलिस को कंप्लेन करता है तो उस मामले में NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स जो होता है, उसके जो लोग हैं, काउंसलर्स होते हैं और जुडिशियल पावर वाले कुछ अधिकारी होते हैं, वो इस तरह के संजीदा सीरियस मामलों में इंटरवेन करते हैं और फिर बच्चों को अलग से रिमांड होम में रखा जाता है और माँ बाप से उनकी कस्टडी ले ली जाती है। इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन क्या इस मामले में भी ऐसा कुछ हो सकता था? और अगर कोई बच्चा, मान लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे उतने मैच्योर तो होते नहीं, बच्चे अगर मामूली बात पर ही अपने किसी पेरेंट के खिलाफ कंप्लेन कर दे और ऐसा मामला पुलिस या
थाने में पहुंच जाए तो उस तरह के मामलों को कैसे डील किया जा सकता है, कानून इस पर क्या कहता है, ये सोचने वाली बात है। खैर, कानून का मसला अलहदा है, उस पर हो सकता है कि हमारे कोई एडवोकेट फ्रेंड राय दे जो हमें सुन रहा हो, लेकिन मैं ये सोचकर थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर परेशान हूँ कि एक पिता के इमोशंस को और उनका जो लगाव होता होगा अपने बच्चे के साथ, उसको कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी, उनका दिल कैसा टूटा होगा जब बेटा उन्हें जेल भिजवाने पर अड़ गया होगा और पिता को उस बेटे के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी होगी। ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत सोचने वाली बात है और इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। ये एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का मामला है मेरे हिसाब से, और एक शोचनीय विषय है। तो खैर, इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा, और जो पहली कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई उस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।